हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद करो तुम लेक्चर नंबर 3 के बारे में बच्चों। लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्या स्टार्ट किया था, बेसिक पार्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कोई सा भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगा तो उनमें बेसिक क्या क्या यूज हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यूज हो सकता है, इंटरमीडिएट होता है, मैंने कुछ सबस्ट्रेट बताया था, प्रोडक्ट बनता है, ऐसा कुछ सब कुछ बेसिक वाला पार्ट अपन लोगों ने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने वाला टॉपिक था हमारा, लेकिन अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर नहीं किया था। तो हमारा ये लेक्चर बच्चों क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को क्या बोला कि सर 11th में जो कुछ रिएक्शंस थे एल्केन एल्कीन के, वो आपने पढ़ाया नहीं, वो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी नहीं था। ये सब कुछ जो भी पॉइंट है तुमने जो 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा वो यहां पर बच्चों आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, और अल्काइल हैलाइड को अपन किस किस कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक कौन कौन से कंपाउंड्स है जिससे तुम अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो अल्काइल हैलाइड को मैं बना सकता हूं लाइक एल्केन से बना सकता हूं। तो एल्केन वाले रिएक्शंस यहां पे आ जाएंगे ना, समझ में आ रही बात। मैं अल्काइल हैलाइड को एल्कीन से बना सकता हूं तो एल्कीन वाले भी रिएक्शंस आ जाएंगे। तो बेसिकली तुम क्या है, 11th वाला जो भी पार्ट था वो रिएक्शंस कुछ कुछ यहाँ पे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रिपीट होंगे जो तुमने 11th में पढ़ा है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, तुम्हारे जो न्यू वाला बुक आया है और जो एनसीईआरटी फॉलो करते हो, तो दो ही, एक या तो स्टेट वाले बुक फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हें 12th पास करना है तो तुम्हें स्टेट वाले भी बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो स्टेट वाली बुक जो फॉलो करोगे तो तुम्हारे पास न्यू बुक आई है, उस बुक में बच्चों क्या किया पता है, उन लोगों ने लिखा है क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। मान लिया कि हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड को, उन्होंने लिखा है दिस रिएक्शंस हैव बीन डिस्कस फ्रॉम 11th में पहले से डिस्कस हो चुका है तो वो डिस्कस अब इसमें लिखा है कि कुछ नहीं, सिंपल अल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड को, जो तुमने 11th में पढ़ा था। तो वहां तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो वो कुछ काम करनी, लेकिन एक दो लाइन अगर ऐड कर दिया तो एग्जामिनर क्वेश्चन तो सेट कर सकता है ना। समझ में आ रही बात। तुम देखना बहुत सारे रिएक्शन जो एल्केन के मींस 11th के रिएक्शंस थे वो तुम्हारे पास 12th में बस लिख दिया है उन्होंने 2 लाइन में। तुम खुद सोचो कि पहले लास्ट ईयर तक तुम्हारे पास 2 बुक आती थी, एनसीईआरटी की 2 बुक होती थी, अभी उन्होंने एक बुक में बहुत सारे पार्ट ऐड भी किए हैं, कुछ रिमूव भी किए हैं। मींस क्या है कि तुम बस बुक पढ़ोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना होगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट लिखा है, सब कुछ लिखा है उनके पास, लेकिन डिटेल में नहीं बताया उन्होंने। समझ में आई बात। तो अपन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक बच्चों होगा अल्काइल हैलाइड का। जो टॉपिक स्टार्ट होगा मींस अपन अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, उसमें प्रिपेयर कर रहे थे अल्काइल हैलाइड को, तो वो प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे और उस कंपाउंड से हमें प्रिपेयर करना होगा। तो तुम सुनो अच्छे से बात कि हमें अल्केन से प्रिपेयर करना है, एल्कीन से प्रिपेयर करना है, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है, क्या अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो तुम खुद सोचो कि इनका कुछ रिएक्शंस तो होता होगा ना, कोई सा मैकेनिज्म, लाइक कोई तो मैकेनिज्म होता होगा जिसके थ्रू वो एल्केन प्रोडक्ट बना रहा होगा अल्काइल हैलाइड। ऐसा तो नहीं सबका मैकेनिज्म, अल्कोहल से भी जिस मैकेनिज्म से बन रहा है प्रोडक्ट, एल्केन से भी उसी मैकेनिज्म से बन रहा होगा प्रोडक्ट। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेंगे अल्काइल हैलाइड। तो मुझे वो देखना है। मैंने क्या किया, पूरा एनसीईआरटी ले लिया या तुम्हारे पास 12th की बुक ले लिया, उस बुक में ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कैसे हैं, लाइक ऑर्गेनिक रिएक्शंस अपने पास कितने टाइप के होते हैं वो पहले अपन डिस्कस करेंगे। और यहां पर बेसिकली ये बोर्ड जो मैंने बताया बच्चों, इस बोर्ड पे सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स दिए हुए हैं। मींस जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे पास होंगे ना बेसिकली 12th में, उन सारे चैप्टर्स के रिएक्शंस इसमें आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द 70% रिएक्शंस इन मैकेनिज्म पे बेस्ड होगा, कुछ 20-30% मिसलेनियस जो बच जाएगा, उनका मैकेनिज्म कुछ होता नहीं, उसे अपन डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखा रहा हूं पहले, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने से पहले, लाइक मैं अल्काइल हैलाइड को सबसे पहले प्रिपेयर करूंगा एल्केन से, तो मैकेनिज्म तो कुछ होता होगा, मींस रिएक्शंस का कुछ तो मैकेनिज्म होता होगा, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इन जनरल ऑर्गेनिक लिखा मैंने। टॉपिक क्या देखो ऊपर अच्छे से, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मींस ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स देखना है, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शंस 3 टाइप के होते हैं। मैंने देखो बोर्ड पे अच्छे से देखो, लिखा क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, 3 टाइप्स सॉरी। क्या क्या लिखा, एडिशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या है बच्चों, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन।
मींस किसी भी रिएक्शंस में क्या हो सकता है, या तो तुम उस रिएजेंट को ऐड करोगे, तो कोई रिएजेंट बस ऐड हो रहा है, सिंपल रिएजेंट है अपने पास, वो सिंपल ऐड हो रहा है किसी सबस्ट्रेट में। तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है, तुम उस रिएजेंट को ऐड कर रहे हो, कुछ भी उसमें से रिमूव नहीं हो रहा है, सिंपल ऐड हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे बच्चों एडिशन रिएक्शन। ओके, अब तुम्हारे पास दूसरा क्या हो सकता है, अगर तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसमें से तुम क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, लाइक तुमने इस कंपाउंड में से वाटर रिमूव कर लिया, डिहाइड्रेशन होता है, बोलो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तुमने इस कंपाउंड में से वाटर रिमूव कर लिया, तो क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो वो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप। थर्ड क्या किया हमने, मैंने कुछ रिएजेंट ऐड किए और कुछ रिएजेंट उसमें से रिमूव कर दिए, मींस एडिशन एंड एलिमिनेशन दोनों होगा, तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, बोलो सबको अच्छे समझ में आई बात। एडिशन देख लो बोर्ड पे अच्छे से, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, यहां तक सबको पता चला कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। कुछ डाउट है, बोलो। अब स्टार्ट करते हैं अपन, एडिशन रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास बच्चों एडिशन रिएक्शंस 3 टाइप के होते हैं। क्या बोला मैंने, एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले नेम देख लेते हैं। सेकेंड टाइप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप को अपन लिखेंगे ऐसे NaR। फर्स्ट टाइप क्या है, EaR। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो। थर्ड टाइप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तुम्हें मैंने कुछ बताया था, याद करो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में क्या बोला था, 3 टाइप के रिएजेंट होते हैं अपने पास, या तो इलेक्ट्रोफाइल, या तो न्यूक्लियोफाइल, या तो फ्री रेडिकल। अगर किसी सबस्ट्रेट में, अपने पास एक सबस्ट्रेट है ये, और इस सबस्ट्रेट में सोचो मैं फर्स्ट स्टेप में, रिएक्शंस बहुत सारे स्टेप में हो सकता है, मींस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा कुछ होगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर किसी रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए, क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, और सेकंड स्टेप में कुछ भी ऐड हो, लाइक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मींस जो फर्स्ट स्टेप में होगा उसके बेसिस पे अपन रिएक्शंस का नेम बोलेंगे। तो अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेसिक मतलब समझ में आनी चाहिए बच्चों। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, आप तुम खुद बता सकते हो कि सर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फर्स्ट स्टेप में सर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो अगर किसी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, तो उसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में सिंपली फ्री रेडिकल ऐड हो, तो उसे बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पूछा जाए कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, हाँ सर ऐड होता है, लेकिन वो सेकंड स्टेप में ऐड होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, हाँ सर होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा क्योंकि नाम ही है। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ सर सेकंड स्टेप में ऐड होता है। अपन जब मैकेनिज्म इसका देखेंगे ना, जब रिएक्शंस करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। तो याद रखो भी क्या बोला, स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जो ऐड होगा उसके बेसिस पे रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कोई पूछे होता क्या है, तो ऐसा कोई सा कंपाउंड सबस्ट्रेट जिसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आई बात, सबको क्लियर है, एडिशन रिएक्शन क्लियर है। अब देख लो EaR, NaR और FRAR। अब बताओ कि ये जो रिएक्शंस होता है मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये कौन से कंपाउंड्स करते हैं, मींस ऐसे कौन से अपने पास कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों। तो तुम्हें मैंने लिखाया है यहां पे एल्कीन्स और एल्काइंस। ये कौन सा रिएक्शन करना चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है सबको। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्शंस जब भी पढ़ेंगे तो उनका मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पे वर्क करेगा। ठीक है, अब जब भी अपन बच्चों एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर क्या है, फर्स्ट हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स जो अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, फिर आएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर आएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड, इन तीनों को जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो उनका जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्लियर है सबको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पे कौन सा कंपाउंड वर्क करेगा, किस कंपाउंड का रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड। तो मैं अब ये बोलूंगा सर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन के बच्चों और एक रिएक्शंस होते हैं जिनका नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो एल्कीन का भी होता है। अपन इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे बच्चों अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये वाला जो रिएक्शन होता है इसे पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन, लाइक वाटर का एलिमिनेशन हो गया तो अल्कोहल में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये अल्कोहल में क्या पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आरएक्स वाले कंपाउंड में कैसे होगा रिएक्शन पता है बच्चों, एलिमिनेशन। देखो मान लिया मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2Br, यहां से क्या हुआ पता है तुम्हें, ये इस कंपाउंड का एक हाइड्रोजन और इस कंपाउंड का Br रिमूव हो गया और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ गया। तो क्या रिमूव हो गया, HBr सर रिमूव हुआ, माइनस ऑफ HBr। इस कंपाउंड में कुछ नहीं हुआ, HBr रिमूव हो गया। तो मैं इस कंपाउंड रिएक्शन को क्या बोलूंगा, एलिमिनेशन। और इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ पता है, तुम खुद सोचो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हेलोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलेंगे, लेकिन रिमूवल के लिए वर्ड यूज करते हैं डी का मतलब रिमूवल होता है। तो अल्काइल हैलाइड का क्या होगा बच्चों यहाँ पे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछो क्या बोला। देखो बहुत इजी है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, लेकिन आप रिमूव कर रहे हो, कंपाउंड में से हटा रहे हो, तो क्या बोलोगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। नेक्स्ट अल्कोहल का भी एक कंपाउंड देख लेते हैं। देखो ऊपर अल्कोहल बच्चों ऐसा है और इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर रिमूव कर रहे हैं। लाइक ये H हटाया, ये OH हटाया, ये बॉन्ड को यहां ला दिया, तो क्या रिमूव हुआ, H प्लस OH, वाटर रिमूव हो गया सर। और वाटर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइड्रेशन, तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। ओके, क्लियर है सबको? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आई बात? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों होगा। अब मान लो एक ऐसा रिएक्शन आया जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हो, लेकिन साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को एलिमिनेट भी कर देगा। कब सबस्ट्रेट है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेट हो रहा है, मींस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का एलिमिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ये कि ये कौन से कंपाउंड करते हैं, अपन कहां पर ये वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म कहां अप्लाई करेंगे। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी है, लाइक बेंजीन रिंग तुम्हें पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो बेंजीन, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल सर ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बच्चों बहुत सारे टाइप है, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आता है SN1, SN2, SNAR, SNAE, इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बोल रहा हूं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तुम बस अभी लिख लो। SN1 SN2 होता है, SNAR होता है। अब AR का मतलब क्या है, 1 और 2, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपाउंड कौन से हैं, SN1 SN2 वाले कौन से कंपाउंड करेंगे, मींस SN1 SN2 कौन से कंपाउंड करते हैं, कौन से कंपाउंड ये रिएक्शंस करना चाहते हैं। तो मैंने क्या लिखा, RX का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, SN1 एंड SN2। तो हमारा टॉपिक क्या है, SN1 SN2 अपन टॉपिक किस में पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड, हमारा हेलोजन डेरिवेटिव्स में अपन इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? ये किसी को, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
जो भी बच्चे ये पढ़ेंगे अच्छे से, और बहुत लॉजिकल टॉपिक है बच्चों, SN1 SN2 मैं आगे पढ़ाऊंगा, जहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि सब कुछ समझने वाला पार्ट है, ऐसा कुछ रटने वाला पार्ट SN1 SN2 में कोई सा भी रिएक्शंस में रटने वाला पार्ट नहीं है। अगर रटने वाला पार्ट होता बच्चों, पता है क्या करता मैं? सिंपल, मुझे रटाना होता है तो मैं ये रिएक्शंस कुछ बताता नहीं तुम्हें, सिंपल लिखता। बच्चों देखो, एल्केन से बुक में जैसा लिखा हुआ है, एल्केन से ये प्रिपेयर करना है, एल्केन लिया, H2 के साथ ऐड कर दिया, देखो ये प्रोडक्ट बना, याद कर लो। सेकेंड रिएक्शन लिखा, अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्शन कराया इसके साथ, प्रोडक्ट ये बना, याद कर लो। थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन पल्ले अपने को पड़ेंगे नहीं। तुम्हें लगेगा सारे रिएक्शन तुम्हें रटना पड़ रहा है, तुम रटोगे, लेकिन यहां रटना नहीं है। ओके, समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अपन क्या बोले कि हमारा मेन टॉपिक होगा बच्चों आगे अल्काइल हैलाइड में। ओके, SN1 SN2 किसका है? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। लिख लो अच्छे से, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर, इन तीनों कंपाउंड में अपन डिस्कस करेंगे SN1 SN2। ओके, SNAR, AR फॉर बच्चों होता है अराइल हैलाइड, तो अराइल हैलाइड का भी रिएक्शन होता है SN रिएक्शन, उसके लिए मैंने लिख दिया SNAR। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? SNAE। AE का मतलब होता है एडिशन एंड एलिमिनेशन, और SN का मतलब कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखा SN। ये कौन सा कंपाउंड करते हैं? एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का मतलब बच्चों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म हुए वाले कंपाउंड, उन सारे कंपाउंड का रिएक्शन क्या होता है? SNAE। अपन पढ़ेंगे, कुछ किसी को टेंशन नहीं लेना। ये मैंने पूरा एक कंप्लीट बना दिया, कि समरी बता दिया कि अपन चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्या। सारे चैप्टर्स में देखो कैसे, तुम्हारे पास चैप्टर आया अल्काइल हैलाइड, कहां पे आया अल्काइल हैलाइड? कौन सा रिएक्शंस पढ़ोगे? ये वाला SN1। फिर चैप्टर क्या आया? अराइल हैलाइड, हेलोएरिन्स, ये SNAR। फिर चैप्टर आया अल्कोहल, अल्कोहल का लिखा है मैंने कौन सा? एलिमिनेशन करेगा, और SN1 SN2 करेगा। फिर क्या आया? फिनॉल। फिनॉल कैसे होते हैं? बेंजीन वाले कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर ईथर आया, SN1 SN2। समझ में आया? एल्डिहाइड कीटोन आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, फिर क्या आया? कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो SNAE। लास्ट में आएगा अमाइंस। अमाइंस के बहुत सारे मिक्सचर वाले रिएक्शंस होंगे और मिसलेनियस में होंगे अमाइंस। तो ये चैप्टर्स तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो इन मैकेनिज्म पे बेस्ड हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे एल्केन्स वाले किस में आएंगे? 11th में है, और एल्केन लास्ट है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर फ्री रेडिकल ऐड होगा और फ्री रेडिकल ही एलिमिनेट हुआ तो बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन जो करेगा वो कौन सा रिएक्शन करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, समझ में आई बात सबको? ये सब लिख लो अच्छे से। देखना जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि देखो बच्चों, जैसे मैंने क्या किया, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है अपने को फर्स्ट, और मैंने बोला कि बच्चों अबे अपन किससे प्रिपेयर करेंगे? हाइड्रोकार्बन से फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वी विल प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे किससे? एल्केन और एल्कीन और एल्काइन से। कैसे समझा? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आता है? एल्केन्स आते हैं, एल्कीन्स आते हैं और एल्काइंस आते हैं। तो इन तीनों कंपाउंड से हमें एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो यानी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए एल्केन्स यूज करेंगे, और एल्केन्स का मैकेनिज्म क्या होता है? फ्री रेडिकल। तो अपने को ये मैकेनिज्म पढ़ना होगा पहले। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बच्चों एल्केन से प्रिपेयर करेंगे, यानी ये वाला मैकेनिज्म पढ़ना होगा। तुम्हारा एल्केन एल्केन्स पे रिवीजन हो जाएगा ना? समझ में आई बात? और फिर आगे मैं बोलूंगा कि अल्काइल हैलाइड को किसी और कंपाउंड से प्रिपेयर करेंगे। लाइक मैंने बोला कि किससे करेंगे? अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए SN1 SN2 देख लेंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी तुम्हारे हो जाएंगे। नीट के लिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हें मैकेनिज्म सब आना चाहिए, तभी तुम्हारा क्लियर हो पाएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं मेन। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, इतनी देर से मैं डिस्कस कर रहा था कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है बच्चों, तो कैसे प्रिपेयर करना है? अपना फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है, ये सब लोग लिख लो अच्छे से। हाँ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को हमें प्रिपेयर करना है। हम लोगों ने सारे रॉ मटेरियल्स पढ़ चुके हैं अभी, अब हमें अप्लाई करना है और नई चीजें सीखनी है, और कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट्स वो सब सीखना है, मैकेनिज्म सीखना है बच्चों। मैकेनिज्म पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रिपेयर करना है हमें अल्काइल हैलाइड किससे? हाइड्रोकार्बन से बच्चों। और हाइड्रोकार्बन से अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। अभी मैंने सिखाया था तुम्हें, हाइड्रोकार्बन में बच्चों कौन से होते हैं? फर्स्ट
एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन में ए पार्ट में लिख रहा हूं एल्केन्स, मींस तुम्हें एल्केन से प्रिपेयर करना है। अल्काइल हैलाइड किससे प्रिपेयर करना है? एल्केन से प्रिपेयर करना है। एल्केन्स होता क्या बच्चों? RH। और एल्केन्स के रिएक्शंस अपने पास क्या होते हैं? तो मैंने तुम्हें लिखाया था, नोट करके ये लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। क्या होता है एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन? कौन सा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मींस एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन अभी सिखाया था मैंने, क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों समझना है यहां पे एल्केन्स कैसे करता है रिएक्शन, कैसे प्रोडक्ट बनाता है। ये अपने पास एल्केन है RH के फॉर्म में, और मैंने क्या बोला, इस एल्केन को तुम X2 ऐड करोगे। X2 का मतलब क्या है? हैलोजन। एल्केन में X2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट RH बनता है प्लस HX बनता है। कैसे बनता है, क्या होता है, वो बाद में देखेंगे अपन। ये मैंने रिएक्शन सिखाया। सेकेंड, एल्केन में HNO3 ऐड करेंगे। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और एल्केन में थर्ड H2SO4 ऐड करेंगे। अपने पास एल्केन के बेसिकली ये 3 रिएक्शन है, और बनता है प्रोडक्ट RNO2 इस केस में, और इसमें बनता है बच्चों RSO3H बनता है, ठीक है। SO3H बनता है, RNO2 बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन को बोलता हूं मैं हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्यों बोल रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन? क्योंकि आप हैलोजन ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, आप हैलोजन ग्रुप को एल्केन में ऐड कर रहे हैं। जब भी ऐड होगा कोई भी चीज तो वर्ड जो यूज करेंगे सफिक्स के फॉर्म में बच्चों, जिनेशन, नेशन, ठीक है। तो हैलोजन नेशन, हैलोजिनेशन बन जाएगा। और आप रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? डीहैलोजिनेशन। अगर किसी कंपाउंड में से हैलोजन रिमूव कर दिया तो डीहैलोजिनेशन। अब इसी तरीके से जब भी किसी कंपाउंड में आप HNO3 ऐड करोगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। और जब भी आप किसी कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? अगर किसी रिएक्शन में हैलोजन ग्रुप ऐड करोगे तो बच्चों क्या होगा? हाँ बोलो, क्या होगा? हैलोजिनेशन। अगर किसी की रिएक्शन में ऐड करोगे HNO3 नाइट्रिक एसिड तो क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। अगर किसी कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये अपना था हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब तुम खुद बोलो कि ये 2 रिएक्शन तो अपन डिस्कस करने चाहिए, यहां पे डिस्कस करना सही रहेगा क्या? ये 2 रिएक्शन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं रहेगा सही, और मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगा बाद में। लेकिन तुम खुद सोचो कि अभी मुझे क्या करना है? हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन से प्रिपेयर करना अल्काइल हैलाइड। देखो यहां बना है अल्काइल हैलाइड, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो यही है ना बस एल्काइल हैलाइड आप एल्केन से कैसे प्रिपेयर करोगे, मींस ये पूरा पार्ट अपन इस रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? इस रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है भाई हैलोजिनेशन एल्केन का और बनता है प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आई? तुम्हें अगर HNO3 ऐड करे तो RNO2 बना दो, H2SO4 ऐड करे तो RSO3H बना दो। अल्काइल सल्फोनिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं? अल्काइल सल्फोनिक एसिड, ये नाइट्रो एल्केन है। अब देखना, ये तीनों रिएक्शंस तुम कहां पढ़े हो? 11th में पढ़ते हो, तीनों रिएक्शंस डिटेल में पढ़ते हो। हमारे पास अल्काइल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों? ऊपर वाला, क्योंकि मुझे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, नाइट्रो एल्केन या सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर नहीं करना है बच्चों। तो मैं ये दो रिएक्शंस क्यों पढ़ूं? लेकिन क्योंकि अपना 11th का पार्ट था तो मैं ये 2 रिएक्शन को बस लिख दिया, इतना पार्ट लिख दिया। तुम्हें इतना पार्ट समझ में आया, बहुत है। तुम ये रिएक्शन समझ में आ जाएगा ना तुम्हें, तुम ये दोनों खुद से सॉल्व कर लोगे, खुद से बना लोगे। समझ में आई बात? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हैलोजिनेशन कैसे कराएंगे ये अपन अब आगे पढ़ेंगे। और क्या मैकेनिज्म होगा हैलोजिनेशन? इन सबका मैकेनिज्म क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सबका मैकेनिज्म है, तो हमें वो डिस्कस करना है। पहले मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग देना हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, ठीक है।
देखो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन से प्रिपेयर करना, ठीक है। हाँ, तो एल्केन से कैसे प्रिपेयर करोगे, कंपाउंड क्या है, एल्केन से कैसे प्रिपेयर करना है अपने को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हेल्प से अपन एल्केन से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे बच्चों, और विद द हेल्प ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन, मींस एल्केन का हैलोजिनेशन कराएंगे। और हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, तुम एल्केन में ऐड क्या करोगे, हैलोजन ग्रुप। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है सबको। एल्केन में तुम हैलोजन ऐड करोगे तो एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्केन इज नोन एज हैलोजिनेशन, ठीक है। तुम किसी भी कंपाउंड में हैलोजन ग्रुप ऐड करोगे तो बोलोगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको बात। तो स्टार्ट करते हैं, लिखा है मैंने फ्रॉम एल्केन्स हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स का हैलोजिनेशन कराना है। नेट रिएक्शन मींस रिएक्शन होता कैसे है, तो मैंने लिखा है RH, अपने पास एल्केन है बच्चों, ये क्या है एल्केन, मैंने ऐड क्या किया है हैलोजन X2, ये बच्चों हैलोजन है। और हैलोजन के ग्रुप में कैसे है, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। अपने पास ये 4 हैलोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रही बात। तो F2 Cl2 Br2 I2, अपन एरो के ऊपर क्या लिखे हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन H न्यू लाइट, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट है, और टेम्परेचर लिखा है 250 to 400 डिग्री सेल्सियस, मींस हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। H न्यू अगर है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट लिखा रह सकता है या सनलाइट लिखा रह सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, या यूवी लाइट लिखा रह सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। H न्यू लिखा रह सकता है, सिंपल सनलाइट लिखा रह सकता है, या सिंपल यूवी लाइट लिखा रह सकता है, सिंपल हीट का साइन दिया रह सकता है। हीट का साइन मींस हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। अपन रीजन सीखेंगे इसका कि क्यों हाई टेम्परेचर पे हो रहा है बच्चों। हर पॉइंट का जो भी लिखा हुआ है ना, हर पॉइंट का रीजन है। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करो, डायरेक्टली रट्टाफाई नहीं करना है, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बना क्या है प्रोडक्ट, RX बन गया एल्काइल हैलाइड, साथ में क्या बना, हाइड्रोजन हैलाइड। तो तुम्हें अब क्लियर हो रहा है सबको, बताओ, हाइड्रोजन हैलाइड क्लियर हो रहा है सबको, क्या है, सबस्ट्रेट X2, रिएजेंट अल्काइल हैलाइड, प्रोडक्ट HX बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा कंडीशन H न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, सबको आए, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा है एग्जाम में ना, स्टेट पीएमटी में, तुम्हारे महाराष्ट्र पीएमटी में, स्टेट पीएमटी में क्या क्वेश्चन आया पता है, ये रिएक्शन ऐसा लिख के दे दिया और पूछा गया, बोल रहा है दिस रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज, मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज, स्टेटमेंट आया था, ऑप्शन में आया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लगाओगे आंसर, दिस रिएक्शन। मैंने पहले लिख दिया कि एल्केन्स का बच्चों, एल्केन्स कौन सा रिएक्शन करना चाहता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो दिस रिएक्शन कंप्लीट्स थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। मैकेनिज्म नहीं दिखे, मैकेनिज्म नहीं देखे, बस ये बताया मैंने कि एल्केन्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आगे देखेंगे अभी फ्री रेडिकल वाला। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखा है बच्चों एल्केन्स के बारे में। क्या पॉइंट लिखा है कि तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अपने समझने वाला पॉइंट है, पहले बोल देता हूं, कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या समझने वाला कि भाई एल्केन्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्यों करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एल्केन्स बच्चों इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने का रीजन ये है कि एल्केन्स एक नॉन पोलर कंपाउंड है, मींस इनमें डायपोल मोमेंट इनका क्या होता है, जीरो होता है। एल्केन्स में कोई चार्ज नहीं होता है, पोलैरिटी नहीं होती है। क्यों पोलैरिटी नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं, एक CH4 देखा, ये कंपाउंड बच्चों CH4, तुमने बोला कार्बन हाइड्रोजन सर, दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन का EN में कुछ डिफरेंस होगा सर, तो चार्ज तो आना चाहिए। भाई नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है, हाइड्रोजन का बच्चों EN जो होता है वो 2.21 होता है, और कार्बन का जो EN होता है वो 2.25 होता है। ये क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डीप में जा रहा हूं मैं, तुम्हें समझना है क्या रीजन क्यों है, ये एल्केन्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्यों करता है। मैंने क्या बोला, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.25 होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 2.1। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस हुआ है क्या है 0.15 का, देख लो
2.10 और 2.25, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस? 0.15 का। और ये 0.15 जो है नेग्लिजिबल डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अपने ईएन का डिफरेंस अपन क्या ले लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। कोई डिफरेंस नहीं है ईएन का। जब तक ईएन का डिफरेंस नहीं होगा, मींस जब तक एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नहीं होगा, एक एटम कम वाला नहीं होगा, तब तक उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा। मींस इस केस में ना ही कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ना ही हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसके वजह से कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या दे नहीं रहा, तो चार्ज इन दोनों पे 0 रहेगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुमने कंसिडर किया हाइड्रोजन Cl का ईएन होता है भाई 3.0 और इसका ईएन है 2.1। यहां ईएन का एक डिफरेंस अच्छा खासा है, क्या है? 0.9 का डिफरेंस है। इसीलिए Cl क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, इसलिए H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ऐसा चार्ज मींस ये पोलर कंपाउंड है। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ रही बात? हाँ, सबको आ रही समझ में? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। यहां HCl आर पोलर कंपाउंड, एल्केन्स आर मीथेन, जितने भी एल्केन्स हैं सारे नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा फर्स्ट, एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ रही बात? मींस नॉन पोलर कंपाउंड है, प्लस C और H के बीच में बच्चों कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। C और H के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड पता है बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। लिख लो स्टेटमेंट सब लोग अच्छे से, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी आया है। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है? क्योंकि बच्चों यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो बताया था मैंने, एक्सियल ओवरलैपिंग से हुआ था ऐसा, और पाई बॉन्ड बच्चों फॉर्म ऐसा होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से। तो इसकी वजह से कोलैटरल वाला जो बॉन्ड हो जाता है वो वीक हो जाता है, और एक्सियल वाला जो बॉन्ड मींस फॉर्म होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो CH का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। CH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये लिखा मैंने, दे हैव स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड ले लो, मैंने CH के बीच में बॉन्ड ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ ऐसा तरीका से रहेगा। ठीक है, चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा CH बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, मींस ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मींस तुम इस CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इजीली तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? कैसे क्यों नहीं ब्रेक कर पाओगे? अब मान लो ये RH को लिखा है, समझना, CH3 मान लिया, ये CH3 है, बॉन्ड H है। इस बॉन्ड को तुम ब्रेक करोगे तभी तो इसमें X ऐड करोगे भाई, बोलो। हाइड्रोजन जब हटाओगे तभी तो हाइड्रोजन ऐड करोगे, ऐसे अपने मन से ऐड तो नहीं कर दोगे। तभी तो तुम्हारा देखो R का RH बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। समझ में आ रही बात? तभी R पे X ऐड हुआ होगा और H पे X ऐड हो गया, RX और HX तभी बनेगा। समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से सोचो कि जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्ट्रॉन्ग है, तो ये यानी ये वाला बॉन्ड जो RH बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो तुम उस रिएक्शन को, इसके बॉन्ड को इजीली तो ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो लिखा हुआ स्टेटमेंट अब पढ़ो फिर से, पहले फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर, फिर से पढ़ो अच्छे से बच्चों। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड दे हैव स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, यहां तक सबको समझ में आया क्या? बोलो। दैट्स व्हाई देयर रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन। अब देखो टेम्परेचर वर्ड यूज कर दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अभी तुम्हें दिख रहा है एरो के ऊपर क्यों लिखा है HNu? बोलो क्या लिखा, पहले फिर से समझना। That's why their reaction are carried out in temperature condition। टेम्परेचर कंडीशन का मतलब क्या है? आप इसके रिएक्शंस को हाई टेम्परेचर पे करोगे। रीजन क्या है हाई टेम्परेचर पे? क्योंकि RH बॉन्ड, R और H के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आप उसे इजीली ब्रेक कर नहीं पाओगे, तो आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा जिससे बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर दूसरा क्या लिखा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लेना पड़ेगा, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना होगा। अब भाई लाइट दिया, इस कंपाउंड पे लाइट डाला, इससे कैसे होगा बॉन्ड ब्रेक? क्योंकि बच्चों लाइट की कुछ एनर्जी होती है HNu, वो HNu एनर्जी इतनी होनी चाहिए,
इसके बॉन्ड की कुछ एनर्जी है और हमारा लाइट का एनर्जी है। सोचो लाइट का एनर्जी इतना होना चाहिए कि इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, मींस इसके बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो लाइट की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ आर एच से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लाइट आएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो लिखा है कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के बारे में भी आगे सिखाऊंगा मैं। विच आर, याद करो अब मैं लास्ट लेक्चर का लेक्चर नंबर 3, फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस का फेवरेबल कंडीशन याद करो, हाई टेम्परेचर था, याद करो लाइट था, यूवी लाइट था, याद करो पेरोक्साइड था। ये 3 कंडीशन बताया था, आज के लिए बताया था कि भाई ये होमोलिसिस को फेवर करता है। मींस आप किसी रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो या आप किसी रिएक्शन में लाइट यूज कर रहे हो, तो लाइट से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इक्वल पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मींस अगर RH बॉन्ड है तो R को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, H को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मींस होमोलिसिस से बनता क्या है, फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल बनेगा तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, फिर कैसा होगा देखो ना, खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ बच्चों। R और H के बीच में, सॉरी, R और H के बीच में अगर बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, एक R को एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, R इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसी का मतलब होता है होमोलिसिस। और अगर ऐसा मिला, सेम X बॉन्ड H न्यू के प्रेजेंस में X फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा, XX इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब R फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा तो RX बना लेगा, H फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा तो HX बना लेगा। यानी हुआ क्या है भाई, फ्री रेडिकल बना और एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो गया, ये इसके साथ ऐड हुआ, H इसके साथ ऐड हुआ, मींस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हुआ कि नहीं? समझ में आया क्या? अब सोचो कि इसका रीजन, फ्री रेडिकल का रीजन क्यों था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों हुआ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का रीजन ये है कि एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। एल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड है, उनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है स्ट्रॉन्ग है, CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से आप इस रिएक्शन को कराओगे हाई टेम्परेचर पे, या कराओगे H न्यू के प्रेजेंस में, या आप कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, या आप कराओगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और इन सब का जो प्रेजेंस होता है वो बच्चों होमोलिसिस को फेवर करता है। मींस बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस अपने पास फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, और फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होगा। क्लियर है? बोलो। तो लिखा है मैंने फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस, सो रिएक्शंस कंप्लीट्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आज के बाद तुम लोग भूलोगे क्या कि एल्केन्स का जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल होता है, मैकेनिज्म पे वर्क करता है, कोई भूलोगे? बताओ। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे ये एल्केन्स का रिएक्शन होता है। अभी मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों, अभी मैंने इन जनरल बताया तुम्हें कि ऐसे कुछ रिएक्शंस हो रहा होगा। अपने पास 2 रिएक्शन है बच्चों, 2 पॉइंट लिखा है, और नीट के लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत। क्या लिखा है? ये हेलोजन जो बच्चों है, हेलोजन कितने टाइप के हो सकते हैं? F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। और इन 4 हेलोजन में से पूछा गया है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा हेलोजन मोस्ट रिएक्टिव है। मींस कौन से हेलोजन सबसे पहले रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। F2 यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, या Cl2 यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, या आप Br2 यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, या आप I2 यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। इन 4 में से आप क्या यूज करना चाहोगे, ये पूछा है। तो मैंने क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन फॉर दिस रिएक्शन इज F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। मींस F2 मोस्ट रिएक्टिव होता है। अपन रीजन इसका सीखेंगे, आगे सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट आगे सीखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन फॉर दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन का भी रिएक्टिविटी पूछ रहा है, 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर देन 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी अपन 2 पॉइंट अभी आगे रखते हैं, आगे सीखेंगे, क्योंकि अपने को बस एक बार मैकेनिज्म देखना है बच्चों, मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के बाद हमारा बहुत इजी हो जाएगा, अपन अपने को ये दोनों पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ सबको? तो स्टार्ट करें आप मैकेनिज्म। ओके, चलो देखो, एल्केन्स का बच्चों मैकेनिज्म क्या हुआ, सब लोग लिख लो अच्छे से। एल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हुआ। जब भी आप किसी कंपाउंड में हैलोजन ग्रुप ऐड करोगे तो उस रिएक्शन को बोलोगे हैलोजिनेशन।
जब भी आप हैलोजन किसी कंपाउंड से रिमूव करोगे तो उस रिएक्शन को बोलोगे डीहैलोजिनेशन। जब भी आप वाटर ऐड करोगे किसी कंपाउंड में तो उस रिएक्शन को बोलोगे हाइड्रेशन। देखो मैं कुछ कुछ नया पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, याद रखना। जब भी आप किसी कंपाउंड से वाटर रिमूव करोगे तो बोलोगे आप उसे डिहाइड्रेशन। ओके, तो इस तरीके से अपना अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करेंगे ये देखो। स्टेप 1, इसमें 3 स्टेप में बच्चों रिएक्शन होता है। स्टेप 1, ये जो मैकेनिज्म है बच्चों ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? चेन। सब लोगों ने सीखा भी होगा बचपन में, ये 11th में। बचपन का मतलब 11th है बच्चों, 11th में। चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। मीन्स आप क्या कर रहे हो, इस रिएक्शंस में इनिशिएट कर रहे हो। आप इस रिएक्शंस को इनिशिएट करते हो, रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो जिससे रिएक्शंस होंगे। तो आपके पास क्या क्या था? आपके पास रिएजेंट क्या था ये देखो। बोलो बच्चों, रिएजेंट क्या था? सबको याद आ रहा है क्या? RH प्लस X2। X2 आपके पास रिएजेंट था। तो X2 जो था, ये X2 के केस में HNu तो रहेगा। अब HNu क्या हुआ, ये क्या किया, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसकी एनर्जी है, ये एनर्जी है, एनर्जी से इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और वो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा? होमोलिसिस कराएगा। तो अपने को क्या मिलेगा? X फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में मैंने X फ्री रेडिकल हैलोजन फ्री रेडिकल बना लिया। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और इस प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है ये देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस प्रोपेगेशन स्टेप में बच्चों क्या होता है, RH जो एल्केन होता है, वो एल्केन जो अपने पास फ्री रेडिकल था उस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। RH एल्केन था, ये फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल बना, इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होना चाहेगा। अब तुम रिएक्शन याद करो, मैंने कुछ सिखाया था, होमोलिसिस में सिखाया था। प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इज फेवरेबल फॉर होमोलिसिस। यानी अगर ये RH देखा फ्री रेडिकल है, प्लस देखा यहाँ पे HNu भी है, तो इसका बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? होमोलिसिस करके ना। तो क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल, सॉरी यहां पे सोचो, R फ्री रेडिकल बनेगा प्लस H फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों, ये 2 फ्री रेडिकल बनेगा। बताओ यहां होमोलिसिस हुआ, इसी में किसी को रटना पड़ रहा है क्या? RH में होमोलिसिस हो रहा है, फ्री रेडिकल था सर, फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल ही बनेगा, ये दोनों फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। साथ में HNu लाइट है, अगर हाई टेम्परेचर लाइट यूज करो तो क्या होगा? बॉन्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेक करेगा, मींस होमोलिसिस होगा, और होमोलिसिस से 2 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। अब हमारे पास एक आ गया कंडीशन कि मैं इस दोनों फ्री रेडिकल में से कौन सा फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ ऐड करूं। मैं इस दोनों फ्री रेडिकल में से कौन सा फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ ऐड करूं, सोचो। सब लोग सोच पा रहे हो क्या? किसी का कंडीशन ऐसा समझ में आ रहा है कि क्या फ्री रेडिकल ऐड करना चाहिए बच्चों? तो अपन इन दोनों फ्री रेडिकल में से ऐड करेंगे H फ्री रेडिकल के साथ ये X फ्री रेडिकल ऐड होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, सर R फ्री रेडिकल के साथ X फ्री रेडिकल ऐड कर दो, RX बन जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल है H फ्री रेडिकल स्मॉल साइज का, हाइड्रोजन बहुत छोटा साइज का एटम है, और स्मॉल साइज एटम की वजह से ये हाइड्रोजन जो है मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। क्या बोला मैंने? मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। और अगर ये रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, इस फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी R फ्री रेडिकल से ज्यादा है बच्चों, तो ये क्या करेगा, तुरंत X फ्री रेडिकल के साथ ऐड होकर HX बना लेगा। HX बना लिया, H फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल कैसे ऐड होगा बच्चों? देखो खुद सोचो, ये फ्री रेडिकल प्लस ये फ्री रेडिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए पास में, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, तो बन गया HX। किसी को कुछ भी पॉइंट में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैं तोड़ के बता रहा हूं, ब्रेक ब्रेक करके सब कुछ बता रहा हूं, तो सबको अच्छे से ध्यान से समझना है, अप्लाई करना है, ठीक है। HX प्लस और क्या रह गया, बचा क्या?
आर फ्री रेडिकल बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा पता है, ये आर फ्री रेडिकल जो बना, दूसरा X2 आएगा अपने पास। समझना, X2 अब बच्चों दूसरा आएगा, मीन्स क्या है कि अपने पास बहुत सारे हैलोजन है भाई, बहुत सारे हैलोजन है तो दूसरा हैलोजन आ सकता है। या तुम ऐसा भी ले सकते हो कि सर एक फ्री रेडिकल यहां बचा है, वो भी आ सकता है। अपने पास डिपेंड करता है कि जितने हैलोजन ग्रुप, बहुत सारे, क्योंकि हैलोजन लिक्विड नेचर का है, और ये लिक्विड क्या होगा, बहुत सारे फ्लोरीन अगर तुम ऐड करोगे, ब्रोमीन ऐड करोगे, ब्रोमीन लिक्विड वाला है, तो Br2 वन मॉलिक्यूल तो ऐड नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो आपके पास बहुत सारे हैलोजन रहेंगे। तो ये फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में अब ये भी किस में कन्वर्ट होना चाहेगा भाई, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो बन जाएगा अपने पास एक X फ्री रेडिकल, दूसरा भी X फ्री रेडिकल, और एक फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल इस X फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेगा और बना लेगा RX प्लस X फ्री रेडिकल एक रह गया, बेचारा एक ये भी रह गया, मेरा तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये प्रोडक्ट ही तो फॉर्म करना था मुझे, RX ही तो फॉर्म करना था। नेट रिएक्शन में देखा था कि जब भी RX प्लस X2 होगा कैसे फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो, आपने पहले X और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, दो फ्री रेडिकल जनरेट किया, ये एक फ्री रेडिकल उठ के आया, एल्केन में ऐड हुआ, तो बना है R फ्री रेडिकल प्लस HX। देखो ये R फ्री रेडिकल को क्या बोलोगे, इसे कार्बन फ्री रेडिकल है ये बच्चों, क्योंकि R का मतलब क्या है, कार्बन। ओके, समझ में आ रही बात, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है। और कार्बन फ्री रेडिकल फिर से क्या करता है, X2 के साथ ऐड होता है, बना देता है RX प्लस X फ्री रेडिकल। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्शंस को क्या करना है, रोक देना है, मींस रिएक्शंस को टर्मिनेट कर देना है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, स्टेप थर्ड इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में कोई काम नहीं है, आप क्या कर रहे हो, इस रिएक्शंस को बहुत बार कर रहे हो, ऐसा ये भी बहुत बार हो रहा है, ये भी बहुत बार हो रहा है, ये भी बहुत बार हो रहा है। तो आपके पास जो और बच जाएंगे लेफ्ट पार्ट है, लाइक ये है लेफ्ट, ये भी बहुत सारे R फ्री रेडिकल बचे रह जाएंगे, बहुत सारे X फ्री रेडिकल बचे रह जाएंगे। तो जो बचा रह जाएगा ना, तुम किसी फ्री रेडिकल को किसी फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हो। लाइक बहुत सारे R फ्री रेडिकल थे, बहुत सारे R फ्री रेडिकल थे, तो एक R फ्री रेडिकल इस R फ्री रेडिकल के साथ ऐड होके RR बना लिया। तुमने देखा बहुत सारे X फ्री रेडिकल थे, X फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, X2 बना लिया। मींस यहां पर जितने भी डिफरेंट फ्री रेडिकल्स मिलेंगे ना, उन सबको तुम्हें कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करना है, बस ये काम करना है चेन टर्मिनेशन स्टेप में। तो ये हमारा था चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहां पर बच्चों HX तो अपना बाय प्रोडक्ट यहां बन गया था, RX प्रोडक्ट बन गया था। तुम बोलोगे सर ये सब लेफ्ट है, बाय प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, RX। माइनर प्रोडक्ट ये सब है, ठीक है, समझ में आई बात। किसी को कुछ डाउट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में, किसी को कुछ डाउट है बच्चों, बोलो। तो ये कंप्लीट हुआ, अब अपन इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं अपन बच्चों, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा उनसे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कंक्लूजन क्या आता है, कि बेसिकली अपन कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं उससे। तो याद करो कि अभी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन प्रोपेगेशन स्टेप में कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, सबको याद है क्या। तो इन चेन प्रोपेगेशन स्टेप कंक्लूजन क्या क्या आ रहा है ये देख लो। फर्स्ट कंक्लूजन क्या आया था, इन चेन प्रोपेगेशन स्टेप, CPS लिखा है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्या बन रहा था, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड। ओके, फर्स्ट अपन ये निकाले। सेकंड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद सोचो। रिएक्टिविटी अपने पास, हैलोजन्स की रिएक्टिविटी F2 है अपने पास, Cl2 है बच्चों, Br2 है, I2 है, इन चार में से खुद सोचो कि अगर FF वाला बॉन्ड ब्रेक होगा पहले या I वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, मींस कौन से बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी सबसे कम लगेगी, I2। सबको याद आ रहा होगा, क्यों I2, क्योंकि भाई I और I का साइज बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ का होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ही उतनी कम होगी, तो I इजिली ब्रेक हो जाएगा।
पता चल रहा है सबको कि ये मैं बताऊं आयोडीन का साइज, ये देखो बॉन्ड लेंथ इतना है, आयोडीन आयोडीन। अब ये छोटू सा एटम है, इनका बॉन्ड लेंथ इतना देखो, और आयोडीन आयोडीन ऐसा है, तो बॉन्ड लेंथ तुम देखोगे तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी लेस। तो आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, और एफ फ्री रेडिकल फॉर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों का टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो तुम इसके अकॉर्डिंग कौन पहले फॉर्म हो जाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल, और ये वाला फ्री रेडिकल पहले कंबाइन होकर प्रोडक्ट तो जल्दी बना लेगा। तो इस बेसिस पे हमारा रिएक्टिविटी किसकी होनी चाहिए ज्यादा, I2 का, क्योंकि आयोडीन फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहा है, पहले बन रहा है ना, और ये तुरंत में RH के साथ ऐड होगा, RH के साथ ऐड होकर के R फ्री रेडिकल के साथ ऐड होकर आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन होकर RI बना देगा बहुत जल्दी। तो आंसर तो मैंने लिखा था, याद करो लास्ट बोर्ड पे, F2 वाला मैंने पहले लिखा है, मोर रिएक्टिव। क्यों है इंपॉर्टेंट बच्चों, ये है कि जो F फ्री रेडिकल एनर्जी तो इसमें ज्यादा लग रहा है, सही बात है, इसमें एनर्जी कम लग रहा है, सही बात है। अब ये जो बन रहा है और ये जो बन रहा है, इन दोनों में से F जो होती है वो मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। F जो है मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, ठीक है, और आयोडीन फ्री रेडिकल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब क्यों होता है लीस्ट रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में बच्चों क्या रिलेशन होता है पता है तुम्हें, मैं ये लिख देता हूं, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और ये जो होता है लीस्ट रिएक्टिव है तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। ये क्या है बच्चों, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। ये बहुत कुछ आगे का कंबाइन हो गया, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहे क्या तुम्हें, फिर से सोचो, F और F के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया क्योंकि अपने पास हाई टेम्परेचर था। आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड वीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद जो दो फ्री रेडिकल बना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। आयोडीन फ्री रेडिकल क्या है, बहुत बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल होने का रीजन क्या है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज साइज का एलिमेंट है, और लार्ज साइज के एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इजीली रख सकता है, बट फ्लोरीन तो स्मॉल साइज का है तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं रख सकता है, तो फ्लोरीन लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, बहुत कम स्टेबिलिटी होगी, जो अच्छे से रहना चाहेगा। आयोडीन फ्री रेडिकल बोलते हैं मैं आराम से रहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी और से रिएक्ट करने नहीं जाऊंगा भाई, मैं आराम से रह सकता हूं। फ्लोरीन बेचारा अपना क्या बोलता है, एफ फ्री रेडिकल जो बनता है, ये बोल रहा हूं भाई मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं पा रहा हूं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन को भी रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, मेरे को किसी से कंबाइन करो, मेरे को किसी से कंबाइन करो जिससे मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से फ्लोरीन क्या हो गई, स्टेबिलिटी बहुत कम है, अपने स्टेट में नहीं रहेगा, लेकिन किसी और के साथ कंबाइन होना चाहेगा, और कंबाइन होने की चाहत जो है इस फ्लोरीन की, इसी को तो रिएक्टिविटी बोलते हैं, रिएक्ट होने की टेंडेंसी, तो ये एफ फ्री रेडिकल की बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई लिखा है मैंने, एफ फ्री रेडिकल इज मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल एंड आई फ्री रेडिकल इज लिस्ट रिएक्टिव। ये आराम से बैठा रहेगा, कोई किसी से रिएक्ट करने का नहीं चाहेगा, मैं आराम से बैठा हूं, समझ में आ रही है बात, तो इसलिए लिखा है मैंने लिस्ट रिएक्टिव। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि F2 बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहता है, देन Cl2 देन Br2 देन I2, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल जो है F फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, F फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए याद रखना कि F2 के साथ जो रिएक्शन होता है ना बच्चों, इतना फास्ट होता है कि ये कभी कभी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देता है। तुमने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज जान लो कि फ्लोरीन F2 के साथ मीथेन का, कोई भी एल्केन का अगर F2 के साथ रिएक्शन करोगे ना तो वो एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा जला ही देगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देगा, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कार्बन को जला देता है, ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे उसे। तो ये मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को मैं बोल रहा हूँ आयोडीन I2 लगाते हैं, वो सोचते हैं क्या आयोडीन का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन वो आगे नहीं सोचते भाई ब्रेक होने के बाद वो अपना चला जाता है, अपने स्टेट में रह जाता है, किसी से कंबाइन होना नहीं चाहता है। लेकिन F2 ब्रेक होने के बाद बहुत जल्दी कंबाइन होना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रख नहीं पा रहा। समझ में आई बात, अब तो आई समझ में, बोलो
ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट ये कंडीशन हो गया। अपन थर्ड क्या और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ये दूसरा हो गया। थर्ड, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। अब बच्चों पहले ये सीखना है कि डिफरेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है। मैं पहले ये वाला पॉइंट रब कर रहा हूं, इस साइड वाला, तो यहां पे समझ में आएगा तुम्हें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना अच्छे से। एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, एल्केनी लिख रहा हूं। एक कंपाउंड है अपने पास CH3 CH2 CH3। ओके, सबको इतना तो क्लियर होगा। ये कौन सा टाइप का हाइड्रोजन कार्बन एटम है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। कौन सा कार्बन एटम है सर? ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि सर ये एक ही कार्बन से अटैच है, ऐसा सिंपल सी बात है। सेकेंड, इस कार्बन को देखा कौन सी कार्बन एटम है सर? 1 2 3, इसकी कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए टर्सरी कार्बन है। ओके, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, प्राइमरी कार्बन एटम है। ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये कार्बन केवल एक कार्बन से, प्राइमरी। ओके, और प्राइमरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा टर्सरी हाइड्रोजन। क्वार्टरनरी कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन को भी अटैच हो ही नहीं सकता है। तो इतना याद रखना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपन इस हाइड्रोजन को क्या बोलोगे सर? इस हाइड्रोजन को मैं बोलूंगा प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 डिग्री। ये भी हाइड्रोजन हमारा क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है सर। ओके, ये कौन सा है? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये कौन सा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। किसी को कुछ डाउट है? बोलो, समझ में आ रही बात? इसके बाद अब आगे चेक करो क्या कि अगर मैं इस कंपाउंड को X2 के साथ ऐड कर दूं प्लस X2 तो बनेगा अपने को X फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजन ग्रुप ऐड होगा? क्योंकि अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि सर मैं प्राइमरी इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके फ्री रेडिकल जनरेट कर लूं, सर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल जनरेट कर लूं। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था अभी? RH प्लस X फ्री रेडिकल, याद आ रहा है? जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था और फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ ऐड हो गया था, प्लस R फ्री रेडिकल बना था। तो कहां फ्री रेडिकल बनना चाहेगा? इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन दे दिया, तुम बोलो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? क्वेश्चन ये आए हैं बच्चों, क्या बनेगा प्रोडक्ट बोल पूछा। तुमने कुछ नहीं सीखा है, सिंपल सा सीखा है। तुमने किसी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, सर ये प्रोडक्ट बना है, आपने बताया था ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से लेकिन बच्चों नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैं यहां पे जो एक पॉइंट लिख रहा हूं, समझना अच्छे से। फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी, जो हमारे पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है, FR लिख रहा हूं, वो फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी नहीं, स्टेबिलिटी, ये रख कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है? तो मैं बोलूंगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बच्चों ये तुम अभी के लिए याद कर लो, मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगा ये क्यों ऐसा है, वो भी सिखाऊंगा जब टाइम आएगा। तो इतना पार्ट बस तुम याद रखो कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ में आई बात क्या सबको? तो इतना पॉइंट तो सबको पता होना चाहिए। अब सोचो कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊं तो हमारा फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा? सोचो अच्छे से, ऐसा कुछ फ्री रेडिकल बनेगा क्या? क्योंकि अगर मान लो ऐसा हाइड्रोजन हटाया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस ये ऐसे ही बनेगा ना, और ये जैसा का तैसा ही रह जाएगा बेचारा, ठीक है। लेकिन तुमने सोचा कि सर 3 डिग्री हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल रिमूव कर दो, तो हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल रिमूव करूं तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
और अगर सर 2 डिग्री हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल रिमूव कर दूं तो मेरा हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो फ्री रेडिकल कुछ ऐसा जनरेट होगा, एक हाइड्रोजन ही रहेगा यहां पे। तो ये है हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हम हटाने से 2 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल आया तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटाने से 3 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और 1 डिग्री का हटाने पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब इन दोनों तीनों में से मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है सोचो। तो हमारे पास मैंने सिखाया अभी तुम्हें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल बच्चों फ्री रेडिकल है तो इस बेसिस पे ये सबसे पहले बनना चाहेगा। मीन सोचो कि ये कंपाउंड जैसे आएगा ना तो ये वाला हाइड्रोजन तुरंत बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, सी और एच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा, बहुत फास्ट बनेगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी कौन सी हो, किसकी ज्यादा होगी यहाँ पे, मीन्स ये वाला स्टेप सबसे पहले होगा, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो पहले बनना चाहता है। ये कंपाउंड सोचेगा ना कि मैं अपना 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा लूं तो जो मेरा फ्री रेडिकल बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, लेकिन 1 डिग्री हटाने के बाद लेस स्टेबल, बहुत कम स्टेबल बन रहा है। भाई तो मैं क्यों बनाऊंगा, ये समझ में आ रहा है, क्यों बनाना चाहूंगा, मेरे पास ऑप्शंस हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट करने का। तो इस केस में मेरे को 3 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो जहां पे भी बच्चों 3 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो तुम्हें वो जनरेट करना है, देन तुम्हें एक्स फ्री रेडिकल इस पे ऐड कर दोगे, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल ऐड करोगे एक्स फ्री रेडिकल और तुम्हारा प्रोडक्ट इससे रिलेटेड बनेगा आगे CX। ठीक है, आगे मैं बनाने रहा हूं प्रोडक्ट, तुम्हें बस ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि बच्चों 3 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी में ज्यादा होती है, इसलिए वो फॉर्म होना चाहता है। तो अब सोचो उल्टा में क्या बोलूं, रिवर्स जाऊं कि भाई 3 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होना चाह रहा है तो ये हाइड्रोजन कौन सा है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन बहुत जल्दी ब्रेक होना चाह रहा है ना, बोलो वो CH बॉन्ड ब्रेक होना चाह रहा है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई ना, ये तो बेचारा जैसा था वैसा ही रहा 1 डिग्री वाला। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा है कि भाई 3 डिग्री डिफरेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है। आप 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हट जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा, तो सर 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा। तो इसीलिए अपना आंसर होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। याद रखना ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन दूंगा और तुमसे मैं पूछूंगा, यहां पे लिख दूंगा बस Cl2, कोई सा भी X2 ऐड कर दूंगा और पूछूंगा क्या प्रोडक्ट बनाओगे। तुम लोगों में से किसी का आंसर ये वाला नहीं होना चाहिए, इससे Cl ऐड नहीं होना चाहिए, ना कि इससे होना चाहिए, ना कि इससे होना चाहिए, सारे 1 डिग्री वाले लेस स्टेबल होंगे। कौन सा होगा मोस्ट मेजर प्रोडक्ट, कौन सा होगा जब इसका हाइड्रोजन हटेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन हटेगा और उसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आया क्या, सबको समझ में आया बोलो। तो ये 2.3 कंक्लूजन जो ड्रॉ किया मैंने, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में F2 मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन में 3 डिग्री हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होता है, दैट्स व्हाई, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव। समझ में आई बात, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और कुछ बोलो। ये अपना कंप्लीट हो गया 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब अपने को क्या पढ़ना है, खुद सोचो क्या पढ़ना है। हमने पढ़ा इन जनरल हैलोजिनेशन का रिएक्शन, लेकिन इस हैलोजिनेशन में बच्चों 4 टाइप के हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं। कौन से 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट फ्लोरिनेशन, मींस आप F2 ऐड करोगे एल्केन में तो बोलोगे फ्लोरिनेशन, आप अगर Cl2 ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, क्लोरिनेशन, आप अगर Br2 ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, ब्रोमिनेशन, आप अगर I2 ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, आयोडीनेशन। ओके, समझ में आई बात। तो यहां तक था, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं, फास्ट डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन के टाइप्स का।
तो फर्स्ट है बच्चों फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन क्या बोला था मैंने, F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर बहुत ज्यादा बच्चों रिएक्टिव है तो क्या लिखा मैंने, फ्लोरिनेशन के केस में दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है और एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो एल्केन का फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, बस इतना ध्यान रखना है। हो गया तुम्हारे लिए इतना पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन इज पॉसिबल इवन इन डार्क। सेकेंड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर तुम्हें HNO लाइट लेने की जरूरत नहीं है, इतना फास्ट है ना कि अपने आप हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक सब कुछ हो जाता है फास्ट। आपको सनलाइट की कंडीशन नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन क्लोरिनेशन आगे वाले में सनलाइट चाहिए बच्चों, बट इस केस में डार्क के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगा और सनलाइट में भी रिएक्शन हो जाएगा। और मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स कार्बन ब्लैक। यहां पर कायदे से क्या फॉर्म होना था, एक हाइड्रोजन हटना था, इसका F फ्री रेडिकल मैं डायरेक्ट अभी करो, मैकेनिज्म सब अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली बनाना हो तो क्या करोगे, इसका H हटाओगे, फ्लोरीन ऐड कर दोगे, तो प्रोडक्ट तो बनना था CH3F, लेकिन ये बच्चों नहीं बनता है। ओके, समझ में आई बात, ध्यान में रखना सब लोग। CH3F कभी भी आंसर नहीं लगाना, कार्बन ब्लैक C ब्लैक लिखा हुआ है, एक्सप्लोसिव है इसीलिए। तो 2 पॉइंट याद रखोगे, डार्क में हो जाएगा और डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराओगे तो कार्बन ब्लैक बनेगा। एक्सप्लोसिव डार्क में हो सकता है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराया तो कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा। ओके, थर्ड सेकेंड रिएक्शन क्लोरिनेशन। अब क्लोरिनेशन डिस्कस करते हैं। क्लोरिनेशन में क्या लिखा है मैंने, मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हैलोजिनेटेड कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। अभी मैंने मीथेन का क्लोरिनेशन करा रहा हूं, तो CH4 plus Cl2 gives HNO in the presence of HNO, लाइट के प्रेजेंस में। सिंपल से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे, Cl के साथ बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल क्लोराइड। बोलो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड, सबको आया। फिर क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है बच्चों। अब क्या होता है, Cl2 HNO के प्रेजेंस में फिर से एक बार क्लोरिनेशन होता है। तो तुम खुद सोचो कि Cl एक 2 फ्री रेडिकल बनेगा, Cl, इसका फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl ऐड हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे, 2 ही। तो मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन और कितने Cl ऐड हो जाएंगे, 2 Cl। ओके, तो डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे इसे, डाइक्लोरोमीथेन। फिर अब से क्यों होगा हैलोजिनेशन, जब तक बच्चों हाइड्रोजन होगा तब तक Cl ऐड होता रहेगा, तो Cl2HNO फिर से बन गया, तो बन गया कंपाउंड, एक H फिर से हटा, 3 Cl ऐड हो गए, और फिर से एक बार क्लोरिनेशन हुआ तो Cl2HNO के केस में CCl4 बन गया प्रोडक्ट। अब तुमसे पूछा कि भाई हैलोजिनेशन क्लोरिनेशन तुमने मीथेन का कराया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो सब बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड भी बन रहा है, डाइक्लोरोमीथेन भी बन रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बन रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन रहा है। तो इसे क्या बोलोगे, मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हैलोजिनेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। आपके पास मिक्सचर बनेंगे, मिथाइल क्लोराइड, मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन, सारे मिक्सचर बनेंगे। दैट्स व्हाई हैलोजिनेशन रिएक्शन is not a suitable method for preparation of alkyl halide। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें बनाना है बस बच्चों ये मिथाइल क्लोराइड, इसे बोल रहे हैं अल्काइल हैलाइड, तो इसे बोल रहे हैं अल्काइल क्लोराइड। आपको बनाना है बस ये, लेकिन आपके पास बन जा रहा है मिक्सचर। तो हमारा ये सुटेबल मेथड है क्या हैलोजिनेशन, नहीं भाई। अपने को एक ही कंपाउंड चाहिए, 4 कंपाउंड मिल रहा है, फिर उसे सेपरेट करो, तो अच्छा मेथड नहीं है ये, अनसुटेबल मेथड। तो ये लिखते हैं बच्चों, लिख लेना कि हैलोजिनेशन रिएक्शन इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, रीजन समझ में आ रहा है, रीजन कोई पूछा तो, बिकॉज मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हैलोजिनेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। ओके, फिर भी अब एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये तो अपना प्रैक्टिकल पर्पस था कि मेरे को ये बनाना है, तो सुटेबल मेथड नहीं है, फिर भी आपको बनाना है। आपके पास और सारी रिएक्शंस, कोई सा रिएक्शन नहीं, आपको इसी से बनाना है। तो क्या करें, आपको चाहिए, समझना, आपको चाहिए ये प्रोडक्ट। क्या करूं मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, एक कंडीशन रख लिया बच्चों। क्या कंडीशन रख लिया कि Cl2 आगे मिथाइल क्लोराइड यहीं पे रुक जाए, आगे रिएक्शन हो ना पाए। क्या हो सकता है, रिएक्शन आगे ना हो पाए। अगर मैं इसे ही हटा दूं तो Cl2HNO आगे रहा ही नहीं। देखो ना, आगे Cl2HNO के साथ रिएक्शन हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को, इस CH4 को
बहुत ज्यादा एक्सिस में रख लिया और Cl2 को बहुत कम रखा, लो अमाउंट, CH4 बहुत ज्यादा रख लिया, तो Cl2 जितने भी थे सारे CH4 पे ऐड हो गए और बना लिया ये। समझ में आ रही बात? तो आगे तो इसके आगे तो अब Cl2 रहा ही नहीं, तो अगर Cl2 नहीं रहा तो रिएक्शन हो पाएगा क्या, प्रोसीड हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों एग्जाम में कि आप अगर मीथेन को एक्सिस में रखोगे और Cl2 ऑब्वियसली फिर लो क्वांटिटी में रहेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा मिथाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, दो क्वेश्चन है इसमें। सेकंड कंडीशन, आपने मीथेन को कम रखा है लेकिन आपने Cl2 को बहुत ज्यादा रखा है, एक्सिस में रखा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl2 बहुत ज्यादा है, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, तो फाइनल क्या बनेगा, CCl4। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस केस में CCl4 मेजर प्रोडक्ट। तो दो कंडीशन रखना कि आपको अगर मिथाइल क्लोराइड बनाना है प्रोडक्ट तो आपको रखना होगा मीथेन को एक्सेस में, ठीक है, लेकिन आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है प्रोडक्ट तो किसे एक्सेस में रखना होगा, Cl2 को एक्सेस में रखना होगा। ये दो क्वेश्चन थे बच्चों जो एग्जाम में आए हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बच्चों क्या है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं ब्रोमिनेशन के लिए। थर्ड बच्चों ब्रोमिनेशन है अपना, और ब्रोमिनेशन में मैं लिख रहा हूं सिंपल RH प्लस Br2 गिव्स RBr प्लस HBr। यहां पे HU भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी लिखा रहता है AlBr3। ये एक रिएजेंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि HNO अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या यूज कर सकते हो, रिएजेंट AlBr3, ध्यान रखना बस इतना। फोर्थ आयोडीनेशन, अब ये इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, आयोडीनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सबको अच्छे से ध्यान से समझना है आयोडीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। रब कर दो ब्रोमिनेशन, सिंपल सा था, हेडिंग देना तुम लोग आयोडीनेशन, मींस आपको आयोडीन ऐड करना है, तो क्या होगा आयोडीनेशन फोर्थ। बताओ बच्चों, अगर मैंने RH में आयोडीन ऐड किया तो सबसे पहला जो डिफरेंट क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब तुमसे मैं पूछा कि बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन का होने का रीजन क्या है, सब लोग बोलो रिवर्सिबल का क्या रीजन हो सकता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रीजन हो सकता है बच्चों, किसी को कोई रीजन आ रहा है क्या, बताओ। दो कंडीशन में दो पॉइंट बता रहा हूं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि आयोडीनेशन, आयोडीन भाई आयोडीन I2 बनेगा ना, और I2 के केस में I2 जब फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, आयोडीन फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है तो लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट करना ही नहीं चाहेगा, और लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करेगा तो आगे बहुत ही स्लो होगा, तो मैं लिखा वेरी स्लो रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही स्लो है। सेकंड लिखा है मैंने चारों फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में से एक ही ये रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अगर ये रिवर्सिबल बच्चों रिएक्शन है तो क्या करोगे इसमें, मींस रिवर्सिबल है क्यों, रीजन ये पूछा जाए, क्योंकि स्लो तो पता चल रहा है ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन फ्री रेडिकल, स्लो का रीजन तो पता है। रिवर्सिबल बच्चों क्या है क्यों में पता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ये बनाया तुरंत फिर से ये बन गया, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि जो HI बच्चों जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ये बाय प्रोडक्ट जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम ये बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बच्चों वो होता है जो कंपाउंड, ये एक कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस कैसे करेगा उस कंपाउंड को, ये सोचो कि ये वाला कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसमें से अपने कंपाउंड में से हाइड्रोजन दे देगा किसको,
इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो रिड्यूस हो गया। तो ये क्या करता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल वर्ड यूज करने से अच्छा है मैं ये लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता है पता है, ये Ri को रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस कैसे करता है, अपना हाइड्रोजन दे देता है Ri को और उससे ले लेता है आयोडीन। तो R में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो RH बन गया, और आयोडीन से ले लिया तो I प्लस I, I2 बन गया। तो फिर से ये रिएक्शन आ गया, बन गया प्रोडक्ट। समझ में आया क्या, HI कैसे रिड्यूस किया Ri को, अपना हाइड्रोजन दे दिया, इसे हाइड्रोजन दे दिया, और हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ तो RH बन गया, आयोडीन इससे ले लिया तो आयोडीन प्लस आयोडीन I2 बना लिया। सो इसलिए रिवर्स हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स। तो रिएक्शन रिवर्स होने का, रिवर्सिबल कंडीशन होने का रीजन क्या है, ड्यू टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ HI। HI का रिड्यूसिंग पावर है, इसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। अब सोचो कि मुझे प्रोडक्ट बनाने दिया एल्काइल आयोडाइड, Ri को क्या बोलोगे, एल्काइल आयोडाइड, प्रोडक्ट बनाने दिया। तुमने RH लिया, I2 ऐड किया, Ri बनाया, साथ में HI बन गया, HI फिर से Ri को रिड्यूस कर दिया, बन गया RH प्लस आयोडीन। आपको मिला ही नहीं Ri आपको मिला ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूं जल्दी से मेरे को Ri चाहिए, Ri मेरे को बनाना है। कैसे बनाओगे, Ri अगर बना करके दोगे, कैसे बना के दोगे, खुद सोचो। तो मैंने क्या किया, एक दिमाग लगाया, क्या सोचा कि अगर मैं इस रिड्यूसिंग एजेंट को हटा दूं, सोचो ये अगर नहीं रहता तो Ri को कुछ रिड्यूस कर पाता कोई नहीं। तो HI को कैसे हटाऊं, ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसी के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग के साथ। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग को एक दूसरे से अटैक करा दो, एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेगा, Ri बेचारा आराम से रहेगा, ये आराम से रहेगा। मीन्स इसको बेसी कर दो किसी के साथ। इसको बेसी कैसे कर दो, मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये पॉइंट देखना बच्चों अच्छे से, सबको समझ में आना चाहिए। टू कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू, रिएक्शन को मैं RENK लिखता हूं बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, इनटू इरिवर्सिबल। अगर मुझे इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर। आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे रिएक्शन मिक्सचर में, जिससे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI को के साथ रिएक्ट कर लेगा, HI के साथ रिएक्ट कर लेगा, और क्या कर लेगा बच्चों, आगे क्या होगा, फिर ये Ri रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर में। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेके चलो तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन से इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। साथ में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, तो याद रखना बहुत बार एग्जाम में आता है HiO3, HiO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बेसिकली यूज करते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे डाइल्यूट HNO3 भी यूज किया रहता है, तो बस ध्यान रखना HiO3, HiO4, डाइल्यूट HNO3, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हम इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं, जिससे हमारा रिएक्शन मिक्सचर कैसा हो जाता है, मींस रिएक्शन कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल। साथ में ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रिएक्शन बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम अपन क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हैलोजिनेशन से रिलेटेड, फिर अपन स्टार्ट करेंगे एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करोगे एल्काइल हैलाइड। यहां पे प्रिपेयर देख रहे हो क्या कर रहे हैं, सारे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों। तो अपन नेक्स्ट टाइम एल्केन से हो गया, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।